चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो वोटों की गिनती है लगातार जारी है। मतगणना लगातार जारी है। 90 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी बहुमत से बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और आज सुबह से ही 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है। हरियाणा मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस 48 सीटों पर आगे, जबकि बीजेपी 16 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जेजेपी 2 और आईएनएलडी भी 2 सीटों पर आगे हैं। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज नतीजों का दिन है और नतीजों के दिन सभी भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं और यही वजह है कि देखिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है, ताकि उनका साथ ऊपर वाला भी दे। ऐसे में आपको बता दें कि 90 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई हरियाणा में, उसके नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे। किसकी सरकार जनता ने बनाई है, लेकिन रुझान बहुत कुछ संकेत देते हैं, संदेश देते हैं और रुझान ये बता रही है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने भी 89 ही सीटों पर उतारे थे। आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि जेजेपी 66, आईएनएलडी 51, बीएसपी 35, एएसपीकेआर 12, सीपीएम 1 सीट पर चुनावी मैदान में रही है। हरियाणा में जो चुनावी मुद्दे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प रहे। अग्निवीर मुद्दा रहा, किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई विषय हैं जिनको जोर देकर बोला गया, चाहे दलाल की बात की जाए, दामाद की बात की जाए, दलित सम्मान की बात की जाए, आरक्षण, 24 फसलों पर एमएसपी, तुष्टीकरण और खर्ची पर्ची के साथ ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया गया। जबकि कांग्रेस की तरफ से मुद्दों की बात की गई, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, जवान की बात की गई, किसान की बात की गई, जाति जनगणना की बात की गई, एमएसपी की गारंटी की बात की गई, पहलवान की बात की गई, संविधान की बात की गई और अग्निवीर की बात की गई। बता दें आपको कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में चुनावी रैलियां भी कम की हैं और ये बात लगातार विपक्ष के नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैलियां कम हुई है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे बताता है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रैलियां कम की है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महज 4 रैलियां की, 4 जनसभाएं की, जनता को संबोधित किया, जबकि अमित शाह ने 10 जनसभाएं की, राहुल गांधी ने 9, जबकि प्रियंका गांधी ने 5 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। इस बार जो चुनावी नतीजे हैं वो जाहिर तौर पे हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि जो रुझान बता रहे हैं वो स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय कांग्रेस पार्टी को
और चलिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। श्याम प्रकाश जाटव जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। श्याम प्रकाश जाटव जी, जोर शोर के साथ कहा जा रहा था कि देखिए हरियाणा में हमारी सरकार बन रही, जम्मू कश्मीर में भी हम कमल खिलाएंगे, हालात बता रहे हैं क्या, शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं सर? देखिए, हमने जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वहाँ के आवाम के लिए जो काम किए, उसके आधार पर हम आज भी इस वक्त भी आश्वस्त हैं कि वहाँ की जनता जो है वो हमारे कामों को सही अंजाम देगी और सरकार में हमें वहाँ पर रखेगी। ठीक है, शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। जो भी जनता का निर्णय है वो स्वीकार्य होगा, मगर अभी मैं समझता हूँ कि शायद किसी प्रकार का आकलन करना शुरुआती 11 बजे तक तो मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। थोड़ा और इंतजार करें, उसके बाद में देखते हैं कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अनायत जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं पीडीपी के। मोहम्मद अनायत जी बहुत स्वागत है आपका। और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं मोहम्मद अनायत जी का। सर, पीडीपी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही थी और तमाम मुद्दों को उठाया भी, लेकिन जो रुझान ऐसे आ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता ने नकार दिया पीडीपी को? पूरी तरह से कहीं ना कहीं सफाया करते हुए दिखाई दी है जनता? हाँ नेहा जी, थैंक्स मुझे बुलाने के लिए प्रोग्राम में। तो जो भी होगा ये तो जनता की अदालत है, जो भी फैसला होगा सबको मंजूर करना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। तो मुझे लगता है अभी तो इट्स टू अर्ली कुछ कहना। तो मुझे लगता है रुझान ही सर नतीजों में तब्दील होते हैं, और जो रुझान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हालात है वो पीडीपी के लिए तो फेवर में नहीं है। नहीं, बीजेपी के लिए क्या हो सकते हैं? ये तो शांति प्रकाश जी हमेशा बोलते रहते हैं, या जितने भी हमारे पास बीजेपी के नेता हैं, कि हमने जी बहुत तरक्की डेवलपमेंट किया, तो वो सब लेके हम जनता के सामने जा रहे हैं। हरियाणा में भी इनके जो बड़े दावे किए जा रहे थे, तो अभी हमारे साथ जो लीड्स आ रही हैं चुनाव की, तो पता चल रहा है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। लोग उनके काम से कितने खुश हैं इनके पिछले 10 साल की कार्यकाल से। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पे उन्होंने कितनी तरक्की की, कितना डेवलपमेंट किया, और उसको दिखाने के लिए तो वो एक कैंडिडेट को नहीं समझा नहीं पाए ना सर? आपको नहीं लगा कि समझा नहीं पाए आप कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, धारा 370 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, आप लोगों का हक छीन लिया गया? वो समझा पाए क्या? लोगों तक मैसेज पहुंच पाया? नहीं, देखिए ये सिर्फ पीडीपी की बात नहीं है। यहाँ पे अदर देन बीजेपी जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, राजनीतिक संगठन हैं, उनको तो वो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का तो यही स्टैंड है कि जो यहाँ पे कुछ जो भी खराबी हुई है सब बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। तो फिर रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उसमें वो पीडीपी के हक में मत देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में मत देते हैं, या किसी और रीजनल पार्टी के हक में मत देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सब लोगों का तो बेसिक स्टैंड यही है कि जो कुछ खराबी यहाँ पे हुई, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में, उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। उसकी ये जो है डिफेक्टिव पॉलिसीज है, और उसका नतीजा तो आपको इलेक्शन से पहले ही हुआ कि उन्होंने तो एक इलेक्शन कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर दिया कश्मीर प्रोविंस में। वो एक बीजेपी का झंडा दिखाने से भी वो डर गए। तो यही वजह है कि उन्होंने सारे प्रॉक्सीज खड़ा कर दिए। प्रॉक्सीज की बात तो आपको छोड़िए, एक कश्मीरी को उन्होंने बंद रखा था अनलॉफुल एक्टिविटीज में पिछले 5.5 साल से, और उसको वो अपना प्रॉक्सी लेके यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। इससे ज्यादा बीजेपी कितना नीचे जा सकती है अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए? अच्छा ये बताइए, ये जो आंकड़ा दिखा रहे हैं ये बहुत कम सीटों पर सिमटते हुए दिखा रहे हैं आपको, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, हो सकता है। मैं आपको मतलब हम तो जब चुनाव में आती है कोई भी पार्टी आती है, तो उनके अपनी कुछ चीजें होती हैं जो आप आवाम के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। तो फाइनली ये तो जनता ही है, पब्लिक ही है कि उनको वो किस हद तक एक्सेप्ट करती है। तो ये सबके लिए है। बीजेपी अपना पीडीपी कोई एक्सेप्शन है नहीं, ये हमारे लिए भी है। और जो भी आवाम का फैसला होगा
वो सबको मंजूर होगा, हमें भी मंजूर होगा इंशाल्लाह। तो ये बात है कि असेंबली में कम सीटिंग का मतलब लेने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो बेसिक फिलोसफी है उसके ऊपर वहाँ पे कहीं कंप्रोमाइज करें, या जो भी एक मिशन लेके पीडीपी चल रही है उस मिशन को लेके कहीं पे कंप्रोमाइज करें, ऐसी बात नहीं है। और अगर चुनाव ही ठीक है। केवल पीडीपी का लक्ष्य होता तो हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ठीक है तनुज जी, किस तरह से देखते हैं आप जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं? देखिए नेहा जी, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इस बार जिस तरीके से वोटिंग हुई कश्मीर के अंदर, पहले 2 फेज में कम परसेंटेज में, और जम्मू डिवीजन की जब सबसे अत्यधिक आखिरी फेज की जब वोटिंग थी उसमें हाईएस्ट वोटिंग हुई। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था वहां पर जो लोकल दल है, देखिए 2 मैटर बहुत बड़े हैं इसमें। एक तो 10 साल तक चुनाव ना होना, जिस वजह से 10 साल के अंदर कई सारी लोकल पार्टियों ने, लोकल नेताओं ने अपने आप को मजबूत किया जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर। वहीं जो लीडिंग पार्टीज थी उनके हालात भी लोगों ने भूले नहीं। पिछली सरकार जो मुफ्ती की थी 10 साल पहले, उसको लोगों को याद था। ऐसे में पीडीपी को वोट देना भी लोगों के लिए मुनासिब नहीं लगा उन्हें। उनका जो भी आकर्षण का केंद्र था वो निश्चित रूप से, क्योंकि अगर पीडीपी आती तो बीजेपी को समर्थन मिलता, तो ऐसे में पूर्ण बहुमत बीजेपी के साथ में भी नहीं हो सकता था। तो दोनों कंडीशन अगर देखी जाए तो इस वजह से एक गठबंधन जो उनका, भले ही वो घोषित हो या ना हो, लेकिन वो गठबंधन सबको पता है कि वहाँ हो सकता था। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को लाभ नहीं मिला। वहीं हम बात करें तो जो अन्य दल और कांग्रेस को फायदा जिस हिसाब से मिल रहा है, निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि जो आर्टिकल 370, 35A की बात करते हैं, जो बातें होती हैं विजन कश्मीर की, तो विजन कश्मीर सबको नहीं सुहाएगा। और जनता वहाँ की जो चाहती है, जो वहाँ का आवाम चाहता है, वही फैसला आज हम देख रहे हैं। जी ठीक है। श्याम प्रकाश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए आप लोगों ने खूब हो हल्ला काटा और इस मुद्दे को बहुत उठाया, भुनाने की कोशिश की कि जो कांग्रेस और एनसी की सोच है वही पाकिस्तान की सोच है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उठाया भी, भुनाया भी। देखिए, जो सोच इनकी है आज भी वही सोच जो है इस देश के लिए नुकसानदायक है, ये सच है। और सही मायने में हो हल्ला नहीं काटा, आवाम को आगाह कराया, आवाम को ये बताया कि ये सोच जो है, जो पिछले 35 वर्ष से वहां पर व्याप्त थी, आज भी उसी सोच के लोग आपके बीच में जो है वोट मांगने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो धारा 370 जो देश से कश्मीर को काटती थी, और कहीं ना कहीं एक अलगाववाद का वहां पर बीजारोपण हो रखा था, उस पर हम आज भी वही हल्ला काटेंगे जो पीछे हमने हल्ला काटा। क्योंकि जिस प्रकार का वहां पर तंत्र जो है इस वक्त में वोट मांगने आया हुआ है, और ठीक है इस वक्त बढ़त भी बनाए हुए हैं शुरुआती रुझान में, वो किसी भी दूरदर्शी से देश के लिए, कश्मीर के लिए वो तंदुरुस्त विचारधारा नहीं है। अब हमने वहां पर जो वहां के आवाम को, वहां के नौजवानों को जिस तरीके से वो सब चीजें झेलनी पड़ रही थी, जिसके कारण से आज वहां पर बेरोजगारी और किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा था, इस प्रकार की बातें ये लोग स्वयं कहते हुए नजर आए। और आज जब हमने 10 वर्ष के अंदर वहां पर विकास किया, तमाम तरीके की योजनाएं हमने वहां पर शुरू की, उसके बावजूद उस विकास को सराहा नहीं लोगों ने, उस विकास को सराहा नहीं लोगों ने। लोगों ने धारा 370 को भी सराहा नहीं, 35A को भी सराहा नहीं, हटा दिया। ठीक बात है। वो उनपे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बेसिकली उनका एक
काफी लंबे से वहां पर एक लोगों के बीच में पकड़ रहने के कारण और वहां की जनता को बहकाने के कारण से वो सब चीजें जो है ना वो स्टेब्लिश पहले थी, अभी भी कुछ पकड़ उनके बीच में है, मगर सही मायने में धारा 370 और 35A वो किसी भी सूरत में वहां पर मुफीद नहीं थी। हमने वो हटा दी है। बेशक से परिणाम कुछ भी हो, वो स्थिति दोबारा किसी सूरत में पैदा नहीं होगी। हम वहां पर एक बहुत बेहतर तरीके से चुनाव की व्यवस्था करवा पाए। 35 साल के बाद में वहां पर सिनेमा हॉल खुले हैं, वहां पर रात में 1-1 बजे तक लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जो हालात थे उसको सही साबित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ठीक है, वहां का जो भी निर्णय आता है वो स्वीकार है। जनता अपने आप में जनार्दन है, मगर जो है निगाह हमारी फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि कश्मीर जो है नहीं, जनता जनार्दन है और है। जो जनता फैसला सुनाएगी वो सर्वमान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए दूसरी पार्टियां तो ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी जीत कदम भर रही है, कैंडिडेट तक नहीं थे इनके पास अपनी सीटों पर उतारने के लिए, पूरी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ पाए ये लोग। मैं तो आपके साथ कई मरतबा उस विषय पर बैठा भी और मैंने कहा भी कि देखो, जो कश्मीर के जो श्रीनगर, ये जो कश्मीर के जो 3 जो वो 10 जो वो जिले हैं, वहाँ पर हमारा जो पार्टी का काम बहुत कम, देश मात्र था। मेरे ख्याल में 3-4% ही हमारा वहाँ पर काम है। वहाँ पर कहाँ से प्रत्याशी खड़ा करें? वहाँ घुसना मुश्किल होता था। मैं प्रभारी हुआ करता था 2007 में, तो इधर के 10 जिलों में तो हम काम कर पाते थे जम्मू के, मगर वो सब तो जा भी नहीं पाते थे। तो इस चीज को स्वीकार करने में हम कुछ बुरे थोड़ी कर रहे हैं। हम कोई एकदम जो है ना वो हो गए कि कहीं पे जाएंगे और तुरंत हमारा नहीं, वहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये सारी व्यवस्थाएं और जो स्थितियां पैदा करना जो आज बनी है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ा। अच्छा देखिए, अभी तनुज जी कह रहे थे कि पीडीपी को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि इसको जनता जो वहां की है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर देख रही थी कि पहले गठबंधन हो चुका है तो हो सकता है एक बार फिर से गठबंधन हो जाए, इसलिए पीडीपी को भी नकार दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीडीपी तो उसी पैटर्न पर चल रही है। उन्होंने तो देखा नहीं कि वो नसरुल्लाह के उस पर कितना बेहतर तरीके से लोगों के बीच में शोक भी किया, और विदेशी एक आतंकवादी संगठन का कोई मारा गया, उसके ऊपर उन्होंने पूरे कश्मीर में शोक करा है। खुद भी जो है ना उन्होंने 2-3 दिन जो है प्रचार रोक करके रखा। हिंदुस्तान बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, उस पर उन्होंने किसी प्रकार का शोक नहीं व्यक्त किया। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, उन्होंने अपने तरीके से पता नहीं कौन सी विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में या देश के जो बहुमत के जो लोग हैं उनके प्रति उनके मन में कोई पॉजिटिव भावना है। जनता देखती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दिखाई देता है। ठीक है, मोहम्मद अनायत जी, जिस बात का जिक्र अभी तनुज जी कर रहे थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या इसका नुकसान का पूरा अब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ फोड़ा जाएगा क्या, कि नहीं इन्हीं के तौर पर हमें देखा जा रहा था, इनकी बी टीम के तौर पर देखा जा रहा था? ये तो कह रहे हैं आप खुलकर सियासत कर रहे थे, उन मुद्दों पर भी खुलकर बोल रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी जिससे गुरेज करती है, फिर कैसे बी टीम के तौर पर देखा लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो अभी ये अपना शांति प्रकाश जी बोल रहे हैं कि किन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, शायद उनको माओवादी का बयान दिखाई दिया और उनको जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने बिल्स पास के दिए इसराइल के खिलाफ, उसको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको शायद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो बैन लगाई थी कि आर्म्स सप्लाई टू द इजराइल शुड बी स्टॉप्ड, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नेतन्याहू ने जो गाली गलोच बका है अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो साउथ अफ्रीका ने मोशन लाई थी इसराइल के खिलाफ एंड दैट वाज जज्ड अगेंस्ट द इजराइल, वो उनको दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन में 300 उन्होंने लेबनान के शहरियों को मार डाला, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है अगर ये अपनी आंखों के ऊपर बीजेपी कोई चश्मा चढ़ाने
चढ़ा के बैठी हुई है, तो ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बांग्लादेश के ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो ये तो आज हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप उनको ये बताइए, जब तक बांग्लादेश में वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट हो गया, वो कहाँ पे थे? अभी तो जयशंकर जी को ये पाकिस्तान भेज रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? हमारी एम्बेसी कर रही थी बांग्लादेश में बैठ के, जब तक शेख हसीना को यहाँ के भाग के आना पड़ा लखनऊ में, यहाँ पे वो शरण लेके बैठी हुई है। किसकी बात कर रहे हैं? किस डेवलपमेंट की बात? हमेशा तो ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक आदमी, एक पार्टी को या एक विधायक को चुना जाता है चुनाव के लिए, तो उसको क्या अपना ऐश आराम के लिए चुना जाता है? उसको पब्लिक के काम करने के लिए चुना जाता है, डेवलपमेंट के काम करने के लिए चुना जाता है। और जो आदमी अपनी कोई ड्यूटी करता है और उसके लिए बोलेगा कि मैंने अपनी ड्यूटी की, मुझे लगता है उससे तो मुझे लगता है ये कोई अक्लमंदी वाला स्टेटमेंट है नहीं। और जब ये आज की डेट में उनको जनता नकार रही है, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर है, इसका मतलब है कि जो वादे वो करके आए थे आवाम के सामने पिछले 10 साल में, उसमें तो वो फेल हो चुके हैं। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? किस चीज की बात डेवलपमेंट की कर तो रहे हैं? ठीक है, लेकिन हाँ, खुद को और भी तो मुझे टटोलना होगा ना सर, कि हमारी कहाँ खामियां रहेगी, कहाँ गलतियां रहेगी। नेहा जी, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। जल्दी इन से। चीजों को, जो मैंने अभी बातें बोली, इन चीजों को देख के मुझे लगता है कि हाँ, हम बीडीपी को इनके साथ अलायंस करने से पूरी संभावना नुकसान की ही उठती है, कोई फायदे की नहीं उठती है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पल पल के अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले लेते हैं, चल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।